दोस्तों नमस्कार। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली के अवसर पर लोकतंत्र के महापर्व में बिहार में आज नामांकन भरने की तारीख खत्म हो गई। नामांकन पत्र भरे गए और नामांकन पत्रों को देखने के बाद जो पहली सूचना आ रही है उसके आधार पर अब यह साफ हो चला है कि बिहार में गुजरात लॉबी की दाल गलनी लगभग असंभव सी हो चली है। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कमल ब्रांड मुख्यमंत्री बनेगा, ये संभावना अब लगभग नामुमकिन हो चली है। और ऐसा क्यों हो रहा है और किस तरह से नीतीश कुमार ने अपने खेल से, अपने दांव से सबको चित्त कर दिया और कैसे महज 27 सीटों की जरूरत ही अब सरकार बनाने के लिए हो सकती है, वो सारी बातें आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। क्योंकि बिहार की चुनावी रणभेरी में अब एक क्लियर पिक्चर सबके सामने आ गई है। क्लियर पिक्चर कैसे? जो मैथ के स्टूडेंट हैं, हमारे दर्शकों में बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, गणित पढ़े होंगे। कॉमन फैक्टर एक होता है, जब अलजेब्रा बनाते हैं तो कॉमन फैक्टर होता है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस लोग करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसमें कॉमन फैक्टर निकालते हैं। बिहार की राजनीति में बिहार के दोनों गठबंधनों में चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, वो कॉमन फैक्टर कौन है? स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार है, क्योंकि कभी वो इस गठबंधन में होते हैं तो कभी उस गठबंधन में होते हैं। पिछले 20 सालों की सियासत का उनका इतिहास यही कहता है कि कभी नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री होते हैं तो कभी एनडीए के मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन अभी एनडीए के अंदर उनकी कुर्सी सलामत रहेगी, इसको लेकर संशय के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन किस करीने के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्लान को एक झटके में नीतीश कुमार ने जमींदोज कर दिया है, उस प्लान की चर्चा के पहले अमित शाह के बयानों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर नजर डालें। क्या कहा था पिछले साल एक टीवी कॉन्क्लेव में अमित शाह ने? यही कहा था ना कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा संसदीय बोर्ड में फैसला लिया जाएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जैसे उसी तरह लड़ा जाएगा, कहने का मतलब यही था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में उसी तरह लड़ा जाएगा जैसे शिवराज सिंह चौहान या एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया। लेकिन कहीं मोहन यादव आ गए तो कहीं देवेंद्र फडणवीस आ गए थे। ठीक इसी तरह से प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया बिहार की सभा में। लेकिन वो लाडला इतना भी लाडला नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी उसे पुचकार सके। वैसे पुचकार सके जैसे मुख्यमंत्री की जगह कृषि मंत्री बनाकर शिवराज सिंह चौहान को ले जाया गया, जैसे एकनाथ शिंदे को सीएम की जगह डिमोशन करके डिप्टी सीएम बना दिया गया। नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं था। नीतीश कुमार की सियासी हैसियत, नीतीश कुमार का सियासी अनुभव भारत की राजनीति में यदि देखा जाए तो शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सक्रिय राजनेताओं को छोड़ दे तो किसी सक्रिय राजनेता का अनुभव उतना नहीं है, सीनियोरिटी अभी उतनी नहीं है जितनी नीतीश कुमार की है, जितनी ममता बनर्जी की है, उतनी किसी की नहीं है। ये 84-85 बैच के लेजिस्लेचर है। बिहार में दरअसल जो गणित है, जो हालात है, महज 27 सीटें चाहिए नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए बिहार में। जी हां, महज 27 सीटें। और कैसे चाहिए इसे जरा हमारी स्क्रीन पर देखिए। बिहार में विधानसभा में 243 सीटें हैं, 122 पर बहुमत का आंकड़ा पूरा होता है और 122 के आंकड़े तक पहुंचने में फिलहाल कोई एक दल अकेला संभव नहीं हो पा रहा। पिछले कई चुनाव से यह देखा जा रहा है, 2005 से अब तक किसी को 122 सीटें नहीं मिली। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा, जदयू या राजद किसी के लिए इस आंकड़े पर पहुंचना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन 122 सीटों तक पहुंचा कैसे जाएगा और कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए अब नामुमकिन हो गया कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सके? जरा इन आंकड़ों को देखिए। 95 विधानसभा सीटें, जी हां, 95 विधानसभा सीटें ऐसी है जिनमें जनता दल यूनाइटेड के सामने राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस या लेफ्ट के कैंडिडेट हैं। अब चित भी मेरी पट भी मेरी वाली स्थिति है। जेडीयू जीते या आरजेडी लेफ्ट कांग्रेस जीते, 95 सीटें इन्हीं की रहेंगी। अब जब 95 सीटें इन्हीं की रहेंगी तो सरकार बनाने के लिए यानी 122 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कितनी सीटें चाहिए? महज 27 सीटें चाहिए। और महज 27 सीटें जब चाहिए तो तकरीबन 60 सीटें राजद ज्यादा लड़ रही है, 95 के अलावा 6 सीटें जेडीयू भी लड़ रही है।
कांग्रेस भी तकरीबन 30 सीटें ऐसी लड़ रही है जहां उसकी जेडीयू से लड़ाई नहीं है। लेफ्ट पार्टियां भी तकरीबन 15-16 सीटें ऐसी लड़ रही है जहां उनकी कोई लड़ाई नहीं है। यानी 100 से ऊपर सीटें ऐसी है जहां पर जेडीयू के साथ राजद, कांग्रेस और लेफ्ट की कोई लड़ाई नहीं है। और 95 सीटों पर जिस पर लड़ाई हो रही है उसमें पहले चरण में 53 सीटें हैं, दूसरे चरण में 42 सीटें हैं जिस पर जेडीयू बनाम कांग्रेस, लेफ्ट, राजद की लड़ाई है। तो इससे यह साफ हो चला है कि बिहार में 95 सीटें इनके खाते में आ चुकी हैं। इधर वाले जीते, उधर वाले जीते, सीटें उन्हीं के पास रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में या उन छोटे दलों के खेमे में नहीं जाएंगी जिन छोटे दलों के विधायकों को कोई खरीद सके। पिछले 3 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा आप देखिए। लोजपा के विधायक सिंगल डिजिट में जीते 2010 में, वो भी सत्ता के साथ चले गए, पलटी मार गए। 2015 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक जीते, सिंगल डिजिट में 2 विधायक जीते थे शायद, वो भी पलटी मार गए, सत्ता के साथ चले गए। और 2020 में मुकेश सहनी की पार्टी के विधायक 3 के 3 विधायक भाजपा में चले गए। अब इस बार जो छोटी पार्टियां हैं, मैंने छोटी पार्टियों की गिनती इसलिए नहीं रखी क्योंकि छोटी पार्टियों के विधायक इधर से जीते, उधर से जीते या फिर जमसुराज से जीत करके आए। कहीं ना कहीं जिनकी सत्ता बनेगी वो उनके साथ जाकर उनके खेमे में शामिल हो जाएंगे। लिहाजा जो मिनिमम सीटें हैं, जो हर हाल में ये जीत रहे हैं, उनमें ये 95 सीटें हैं। जनता दल यूनाइटेड के सामने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के विधायक अब इनमें टूट हो नहीं सकती क्योंकि दल बदल कानून कम से कम 2/3 विधायकों की टूट को परमिट करता है, उसकी इजाजत देता है। पिछली बार कांग्रेस के 19 विधायक थे, बहुत कोशिश हुई कि 13 विधायकों की संख्या पूरी कर टूट करा दी जाए, 13 विधायक नहीं हो पाए। आइडियोलॉजी के आधार पर लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो आमतौर पर टूटेंगे नहीं। कम्युनिस्ट पार्टियों की टूट का सवाल ही पैदा नहीं होता। और राष्ट्रीय जनता दल का विधायक दल इतना बड़ा जरूर होता है जिसमें 2/3 की संख्या तक पहुंच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन सा टास्क है। तो जनता दल यूनाइटेड ने 95 सीटों पर अपना पैक्ट तो कर लिया कि 95 सीटें हर हाल में हम ही जीतेंगे। और इसके अलावा जो 100-105 सीटों पर दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, चारों पार्टियां, उसमें से कुछ ना कुछ सीटें जीत कर जरूर आएंगे, 27 तो जरूर जीतेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव पर यदि हम नजर डालें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही 90-95 सीटें ऐसी थी जिन 90-95 सीटों पर जेडीयू की लड़ाई, नीतीश कुमार की पार्टी की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस या लेफ्ट पार्टियों से थी। उसके बावजूद यह संख्या 153 तक पहुंच गई क्योंकि जेडीयू ने 43 सीटें जीती एनडीए में रहते हुए, और उधर इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटें जीत ली और कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर के 35 सीटें जीत ली। तो 75, 35, 110 और 43, 153 का आंकड़ा इनके पास था। बाकी छोटी पार्टियां, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे इस खेमे में महागठबंधन के खेमे में कहे तो आईपी गुप्ता की पार्टी हो या मुकेश सहनी की पार्टी हो, सीटें इन्हें सिंगल डिजिट में ही मिलनी है, ज्यादा संभावना है। और इनके विधायक कहीं भी जा सकते हैं। तो इनके विधायक कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए मैंने आज की गणना में इनकी सीटों को छोड़ दिया है। जहां जेडीयू सीधे सीधे राजद, कांग्रेस और लेफ्ट से टकरा रही है, वही सीटें को, उन्हीं सीटों को सिक्योर मान करके आज का आकलन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 95 सीटें तो चुनाव खत्म होने के पहले, नामांकन खत्म होने के समय ही तय हो गया कि 95 सीटें नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार यदि पाला बदले तो उनके खेमे में हर हाल में रहेंगी। अब इस पर मुहर लग गई करीब करीब, तो आगे किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। अब 95 के आगे क्या स्थिति है मैं बता रहा हूं। 96 तक यह आंकड़ा पहुंच सकता है क्योंकि बिहार में एक सीट है चैनपुर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और वीआईपी पार्टी दोनों लड़ रही है। कल तक यदि वीआईपी ने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया नामांकन, तो ये 95 सीटों की संख्या बढ़कर 96 हो जाएगी। जदयू बनाम राजद, कांग्रेस लेफ्ट में एक सीट और जदयू बनाम राजद हो जाएगी। उस परिस्थिति में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 26 सीटों की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल यह उठता है कि यदि वहां पर विड्रॉल नहीं हुआ, फ्रेंडली फाइट हो गई, जैसे बताया जा रहा है कि 9 सीटों पर बिहार में फ्रेंडली फाइट होगी, तो 9 सीटों के फ्रेंडली फाइट में कई सारी सीटों पर महागठबंधन को घाटा भी हो सकता है और महागठबंधन को फायदा भी हो सकता है।
जैसे वारसलीगंज की सीट एनडीए की तरफ से भी भूमिहार कैंडिडेट है, महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ से भी भूमिहार कैंडिडेट है, लेकिन वहां ओबीसी कैंडिडेट को उतारकर राजद ने फ्रेंडली फाइट की है। अब अगर भूमिहार डोमिनेटेड इलाका है, भूमिहार वोटर बंटते हैं, तो वो सीट कहीं ना कहीं राजद निकाल सकती है। यही स्थिति सुगौली की विधानसभा सीट पर है। सुगौली की विधानसभा सीट पर यदि 15-20 हजार वोट लाने में भी वीआईपी कामयाब हुई, तो जैसे पिछली बार नजदीकी मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल जीत गई थी, वो फिर से जीत जाएगी। यही स्थिति लालगंज की है। लालगंज में यदि अपर कास्ट वोटों में डिवीजन हुआ, राजद के कैंडिडेट ने डिवीजन किया, तो कांग्रेस का ओबीसी कैंडिडेट वहां चुनाव जीत सकता है। ये सब फायदे वाली सीटें हैं। ऐसी कुछ और सीटें हैं जिसमें फ्रेंडली फाइट ऐसा लगता है कि किसी स्ट्रेटजी के तहत कराई जा रही है, लेकिन इसके उलट कुछ सीटें ऐसी हैं जहां फ्रेंडली फाइट की सूरत में महागठबंधन को घाटा हो रहा है। जैसे बछवाड़ा की सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच फ्रेंडली फाइट हो रही है, उसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता दिख रहा है। नरकटियागंज में कांग्रेस ने शाश्वत केदार पांडे को टिकट दिया। शाश्वत केदार पांडे, अगर राजद के दीपक यादव वहां चुनाव नहीं लड़ते हैं तो तय है, अगर वो नामांकन वापस ले लेते हैं, आज उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है, अगर उनका नामांकन कल वापस हो गया तो तय मानिए कि शाश्वत केदार पांडे को चुनाव में बढ़त मिलने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर ये दोनों चुनाव में बने रहे तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। कई सारे किंतु परंतु कुछ सीटों पर है, कहीं फायदा कहीं नुकसान। तो फ्रेंडली फाइट वाली सीटों को भी मैंने छोड़ दिया है, सीधे सीधे उन्हीं 95 सीटों को गणना में लिया जिसमें नीतीश कुमार के कैंडिडेट का मुकाबला या तो तेजस्वी यादव के कैंडिडेट से है, या फिर राहुल गांधी के कैंडिडेट से है, या फिर वाम मोर्चे के कम्युनिस्ट पार्टियों के कैंडिडेट से है। अब इस परिस्थिति में भाजपा अपना मुख्यमंत्री कैसे बना पाएगी? सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ रही है। 101 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए ये हालात जरूर पैदा करने होंगे जिसमें सीधे सीधे छोटी पार्टियों के पास भी 50-60 सीटें वो जीत करके आए, चाहे वो इस खेमे के हो या उस खेमे के हो, या जन सुराज जैसी उन पार्टियों के हो जो अलग चुनाव लड़ रही है, जिनके विधायक खुद प्रशांत किशोर कहते हैं कि यदि 5-10 हमारे जीत के आएंगे तो वो भी टूट के भाग जाएंगे। ये बात वो खुद कहते हैं। तो बीजेपी को अब इस बात का इंतजार करना होगा कि जो 95 ये लड़ रहे हैं उस 95 से आगे ना बढ़ पाए। लेकिन क्या यह प्रैक्टिकली संभव है? पिछली बार तो इनका संख्या तकरीबन 58-60 सीटों तक ज्यादा पहुंच गया था। इस बार कैसे 95 पर इन्हें रोक पाएगी बीजेपी? अब कुछ सीटें ऐसी है जहां नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही है वीआईपी से, छोटी पार्टियों से, और वहां फिलहाल बढ़त दिख रही है। जैसे केसरिया की सीट है, जनता दल यूनाइटेड की शालिनी मिश्रा को आज की तारीख में बढ़त दिख रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि वीआईपी के सामने वो बढ़त की स्थिति में है, और आज वाली स्थिति यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो शालिनी मिश्रा चुनाव जीत भी सकती है। यही स्थिति कुछ दूसरी सीटों पर भी दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है कुछ दूसरी सीटों पर, जहां राष्ट्रीय जनता दल के संजय गुप्ता बेलसंड की सीट पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ऋतु जायसवाल का टिकट कटा, उन्होंने टिकट वापस किया, फिर संजय गुप्ता को मिल गया और वो सीट लोजपा के खाते में चली गई। ऐसी सीटों में गोविंदगंज की सीट भी है, जहां पिछले 2 बार से कांग्रेस हार रही थी। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के बड़े भाई को टिकट दिया जा रहा था और कांग्रेस की बुरी हार हो रही थी। अब इस बार वहां लड़ाई लोजपा से है, लोजपा से कांग्रेस की लड़ाई है, और कांग्रेस कैंडिडेट को इस बात की संभावना ज्यादा है कि नीतीश कुमार का कोर वोटर, कुर्मी समुदाय और जो दूसरे कोर वोटर उनके हैं, वो लोजपा की बजाय पिछली बार चिराग मॉडल से नीतीश कुमार की जो दुर्दशा हुई, उस दंश का एहसास करते हुए दूसरे पाले में न चले जाए। नीतीश कुमार इस सियासी खेल के पुराने उस्ताद रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना हनुमान बनाकर चिराग पासवान को मैदान में उतार दिया 2020 में और नीतीश कुमार के साथ ये खेल कर दिया, तो भला नीतीश कुमार का वोटर इस बार चुप बैठेगा? लोकसभा चुनाव में तो साफ साफ दिखा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 1/3 बिहार में कम हो गई, 17 से 12 पर आ गई। क्या बिहार विधानसभा में भी यही होगा कि 1/3 कम हो जाए, 74 से 50 पर आ जाए बीजेपी? इन सब के लिए नजर रखनी होगी
कि वाकई जेडीयू का कोर वोटर आखिरी दौर में फैसला क्या लेता है, बीजेपी का कोर वोटर कितना टूटता है। लेकिन इतना तो तय हो चला है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से रिप्लेस करना अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं रहा जितना आसान सोचा गया था। याद कीजिए, अभी पिछले महीने की बात है, सितंबर के महीने में, अगस्त के अंत में और सितंबर के महीने में राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर थे। 17 दिनों की यात्रा थी। 17 दिनों की यात्रा में किसी ने देखा कि 17 दिनों की यात्रा में राहुल गांधी ने बिहार में आकर इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, और जिससे जो सत्ता में है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी नीतीश कुमार के खिलाफ। एक शब्द नीतीश कुमार के खिलाफ बोला हो? तेजस्वी यादव बोलते नहीं है। तेजस्वी यादव जब कभी नीतीश कुमार पर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? चाचा घिर गए हैं चक्रव्यूह में, चाचा को घेर लिया गया है। तो क्या तेजस्वी यादव चाचा को आजाद कराने का ठेका उठाए हुए हैं? कम से कम जनता दल यूनाइटेड की और राजद के बीच, या महागठबंधन और जेडीयू के बीच यदि 95% सीटों पर आमने सामने का मुकाबला हो रहा है, 101 में 95 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला हो रहा है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये 95 सीटें ही नहीं बल्कि बिहार की सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए और गुजरात लॉबी के किसी भी प्लान को विफल करने के लिए पहले से एजेंडा अंदर खाने तय हो गया है। तभी जाकर इस प्रकार का सीट बंटवारा किया गया है। तो देखिए, आगे आगे देखते हैं। 27 सीटों का आंकड़ा, ये 27 तक पहुंचता है, ये 54 तक पहुंचता है, या 80 तक पहुंचता है, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अब यदि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान सीएम चेहरे के तौर पर नहीं करती है तो तय मानिए कि उसकी सीटें कम हो सकती है। इस तरह से 95 सीटों की सिक्योरिटी देखने के बाद, किलेबंदी देखने के बाद, अब बीजेपी को भी एहसास हो चला होगा कि अब भी वक्त है नीतीश कुमार के चेहरे का ऐलान कर दिया जाए। क्या पता ऐलान हो ही जाए, क्योंकि यदि अब ऐलान नहीं हुआ तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से तो नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वो इधर नहीं बनेंगे, उधर से बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2015 या उससे भी बुरी स्थिति में जाकर जरूर फंस जाएगी। उसकी स्थिति ना खुदा मिला ना विसाले सनम वाली होगी। तो देखते हैं, बिहार में चक्रव्यूह के अंदर चक्रव्यूह है, और बिहार में आकर चक्रघिन्नी की तरह, वो चक्रघिन्नी जो पटाखों में होती है, जो दिवाली के दिन आज हर घर में वो चक्रघिन्नी चलाई जाएगी, उस चक्रघिन्नी से भी ज्यादा बड़ी चक्रघिन्नी बिहार के चुनावी चक्रव्यूह में दिखाई दे रही है। और उस चक्रव्यूह में अब भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प सीमित होते नहीं जा रहे बल्कि सीमित हो गए। देखते जाइए, 11 नवंबर के पहले, यूं कहें कि 6 नवंबर के पहले नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट ऐलान करने के मुद्दे पर या तो भारतीय जनता पार्टी को झुकना होगा, या फिर 11 नवंबर के बाद बिहार के शतरंज की बिसात पर नीतीश कुमार सह और मात के खेल में, जिसका पहला संकेत आज स्पष्ट तौर पर सबको दिखाई दे दिया, वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचता हुआ 11 नवंबर की शाम के बाद हम सबको दिखने लगेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।